हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी मतलब एक तरह से लिक्विड का फ्रिक्शन समझ सकते हो। फ्रिक्शन खाली सॉलिड सरफेसेस के बीच में ही नहीं लगता, लिक्विड में भी लगता है, जिसको कि हम लोग विस्कस फोर्स बोलेंगे, है ना। उस फ्रिक्शन का नाम बदलकर यहाँ पर विस्कस फोर्स हो जाता है, बट वो है फ्रिक्शन ही। जब हम एक सॉलिड सरफेस को दूसरे के ऊपर चलाने का कोशिश करते हैं, तो जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन जनरेट होता है या उसका टेंडेंसी आता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन आ जाता है। ऐसे ही जब लिक्विड का एक लेयर लिक्विड के दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, तो वहाँ पर भी एक फ्रिक्शन ऑफर होता है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। और लिक्विड के इस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से एक दो लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, वो रिलेटिव मोशन जो है अपोज हो रहा है। लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर पार करना चाह रहा है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा बहुत जगह होता है। नदी में अगर पानी फ्लो कर रहा है, तो तुम ऐसे समझो कि अगर ये नदी में पानी का फ्लो है, ये बॉटम हो गया नदी का, तो पानी का अगर फ्लो चल रहा है ना, यहां तुमको पानी का स्पीड v दिख रहा है, तो अंदर हर पॉइंट पे स्पीड v नहीं है। पानी का वो लेयर जो बॉटम के कांटेक्ट में है, उसका वेलोसिटी तो जीरो है। वो तो बॉटम एकदम लास्ट वाला लेयर, एकदम dx थिन लेयर जो लास्ट वाला है, वो तो इसके कांटेक्ट में, इसका वेलोसिटी जीरो है। और टॉप मोस्ट का वेलोसिटी v है। तो एक्चुअली में एक ग्रेडियंट टाइप का बना हुआ है। मतलब यहाँ v है, इससे थोड़ा, यहाँ जीरो है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे कुछ वेलोसिटी होगा ऊपर वाले लेयर का, और ये बढ़ते 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 हर ऊपर वाले लेयर का पहले वाले लेयर से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड है। तो ये जीरो से बढ़ते बढ़ते v हुआ है, या ये बोल सकते हो कि v है यहाँ पर, तो ये घटते घटते ग्रेजुअली जीरो पहुँचा है। इसका मतलब हर लेयर का वेलोसिटी, बीच में हर लेयर का वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ कोई v1 से जा रहा है, तो उसके ऊपर वाला v2 से जा रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर लिक्विड का एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है। और जब भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर विस्कस फोर्स लग रहा होगा लिक्विड लेयर्स के बीच में। इसी विस्कस फोर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बोट है, v स्पीड से जा रहा है, या कुछ v0 स्पीड से जा रहा होगा। तो लिक्विड का जो लेयर इसके साथ कांटेक्ट में है, बोट के बॉटम के साथ कांटेक्ट में, वो तो v0 से जा रहा है। लिक्विड का जो लेयर बॉटम सरफेस के साथ कांटेक्ट में, इसका वेलोसिटी जीरो है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज, यहां से ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते v0 हुआ है। तो इस टाइप का एक वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग दिखा सकते हैं। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। क्या होता है ये वेलोसिटी प्रोफाइल? ये एरो बता रहा है, एरो का जो लेंथ है ना, वो वहां के लेयर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ वाले लेयर का सबसे ज़्यादा है, नीचे एरो छोटा हो गया, तो यहाँ वाले लेयर का स्पीड थोड़ा कम है, और थोड़ा कम, थोड़ा कम। तो एरो का जो साइज है, वो वहाँ के लेयर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस टाइप का वेलोसिटी प्रोफाइल। तो इससे समझ में आता है कि ग्रेजुअली घटते घटते यहाँ पर जीरो हुआ है।
यहाँ से y डिस्टेंस नीचे वाले लेयर का स्पीड अगर v है तो यहाँ से y प्लस dy वाले का थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो y प्लस dy वाले का स्पीड कुछ v प्लस dv के बराबर है। dv यहाँ पर डेफिनेटली नेगेटिव होगा क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे स्पीड घट रहा है, तो y जैसे बढ़ते जा रहा है स्पीड घटते जा रहा है। तो यहाँ से y नीचे वाले लेयर का v है और y प्लस dy वाले का v प्लस dv है, तो dy नीचे जाने पर स्पीड में कितने का चेंज आ गया, dv का। तो एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं dv बाई dy, इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बता रहा है कि यूनिट डेप्थ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन y, मतलब यूनिट डेप्थ नीचे जाने पर लेयर के वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। डेप्थ के साथ किस प्रकार से वेलोसिटी चेंज हो रहा है ये उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एक लेयर, लिक्विड का एक लेयर जो दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, विस्कस फोर्स, वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझो, इस चीज का बड़ा यूज है, ये जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। क्या है ना कि सॉलिड सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन लगता है वो बहुत ज़्यादा है उस फ्रिक्शन के कंपैरिजन में जो लिक्विड सरफेस के बीच में लगता है। लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना सॉलिड सरफेसेस के बीच में। इसीलिए तो जैसे अगर सरफेस पर मान लो तुम्हारे फ्लोर पर ऑयल गिर जाए तो, या पानी गिर जाए, अब तुमको अपना पैर बड़ा संभाल कर रखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नॉर्मली तुम जिस पेस पर अपने फ्लोर पर चल सकते थे अब उससे बहुत कम पेस पर ही तुम स्लिप करके गिर सकते हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो ड्रास्टिकली रिमूव हो चुका है। क्योंकि अब पहले क्या था, अगर पानी या ऑयल नहीं था तो तुम्हारे पैर और जमीन के बीच फ्रिक्शन लग रहा था, सॉलिड सरफेसेस के बीच में। अब क्या हुआ, पानी गिर गया है, तो जब तुम्हारा पैर पड़ेगा, विस्कस फोर्स लिक्विड पर लगाता है, ध्यान रखना। तो ये जमीन, ये तुम्हारा पैर, इसके बीच में पानी का एक लेयर है, तो पानी का एक लेयर तुम्हारे पैर से चिपक गया है, पानी का एक लेयर जमीन से चिपका हुआ है, और अब वो पानी के बीच फ्रिक्शन लग रहा है। तुम्हारे पैर और पानी के बीच फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, उस फ्रिक्शन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। जब तुम पैर रखे तो तुम्हारे पैर से पानी का एक लेयर चिपका और जमीन से पानी का एक लेयर चिपका हुआ है। अब जब तुम चलना चाह रहे हो, तुम अपना पैर आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो तुम्हारे पैर से जो पानी चिपका हुआ है, पानी का जो लेयर है, वो लेयर नीचे वाले लेयर पर स्लाइड करना चाह रहा है और बहुत आसानी से कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन बहुत ही कम है। तो तुम्हारा पैर पानी के ऊपर नहीं फिसला, तुम्हारे पैर से पानी का एक लेयर सट चुका है, जमीन से एक थिन लेयर सट चुका है, अब वो पानी के बीच में स्लाइडिंग हो गया। तो अगर हमको फ्रिक्शन कहीं ड्रास्टिकली डिक्रीज करना है तो ये मेथड अपनाया जा सकता है, और ये मेथड यूज किया जाता है जितना भी मशीन है ना, जितना भी मशीनरी है, अपना गाड़ी का इंजन है या कोई भी चीज़ है, उसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग किया जाता है। तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग का जो पर्पस है वो यही है, क्योंकि जब भी कोई मशीन चल रहा होता है, इंजन का ही बात कर लिया जाए, इंजन अगर चल रहा है तो अंदर बहुत सारे पार्ट्स का इंटरनल मोशन हो रहा है, कोई अंदर वो घूम रहा होगा, कोई बेल्ट इधर से उधर जा सकता है, कोई पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा होगा, बहुत तरह का मोशन चल रहा है अंदर ही अंदर इंजन के अंदर। तो जब पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है तो वो साइड वॉल्स से फ्रिक्शन लग सकता है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके का फ्रिक्शन। कोई व्हील अंदर घूम रहा है या बेल्ट इधर से उधर हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर वो सॉलिड सरफेसेस, दो सॉलिड सरफेसेस के बीच का रिलेटिव मोशन हो रहा है, अंदर जो भी मोशन होगा, तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके का फ्रिक्शन पैदा होगा। और अगर उस फ्रिक्शन को रोका नहीं गया तो वो पार्ट्स को घिस देगा। एक तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा हीट वेस्ट होगा, और मशीन का एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा, और दूसरा मशीन बहुत जल्दी ख़राब होने वाला है, और साउंड भी बहुत होगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी ऐसे मशीन साउंड कर रहा है तो अरे ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दिए, तो क्या हुआ, वो जो दो पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था, अब वहाँ एक फ्लूइड है जो ऑयलिंग या ग्रीसिंग किया गया, तो जो फ्लूइड आ गया ना, अब वो दो पार्ट के रिलेटिव मोशन को काफ़ी स्मूथ कर दिया, फ्रिक्शन वहाँ पर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुका है, और अब मशीन का लाइफ भी बढ़ चुका है, मशीन का एफिशिएंसी भी बढ़ चुका है, नॉइज़ ख़त्म हो चुका है। तो ये होता है जब भी हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर रहे हैं, उसका पर्पज़। तो अब जो लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगा रहा होगा, तो F जो है वो डिपेंड करता है सबसे पहले तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, कितना है उस जगह का, ये लेयर इस पर कितना लगा रहा है, तो वहाँ का वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो दो लेयर कांटेक्ट में है उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है, सो F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए dv बाई dy। ये माइनस साइन तो इसलिए आया है क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव था तो इसको एक नेगेटिव लगा दिया गया इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखे हैं, कितना लग रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है, अगर ये माइनस नहीं लिखते तो ये नेगेटिव आ जाता क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये माइनस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस ईटा ए dv बाई dy। ईटा जो है इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है लिक्विड पर कि कौन सा लिक्विड यूज हो रहा है। सबका विस्कोसिटी मतलब तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सरफेस एरिया और टाइप ऑफ लिक्विड। ये विस्कोसिटी जो है ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, तो बाकी दोनों फैक्टर अगर सेम रहे लेकिन लिक्विड अलग अलग है तो अलग अलग विस्कस फोर्स लगेगा। तो जैसे सॉलिड सरफेसेस में म्यू एक कांस्टेंट होता था ना, ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर वो ईटा है जिसको कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अब ये जो नाव चल रहा होगा ना, इस नाव को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड सरफेस से यहां पर फ्रिक्शन ऑफर हो रहा होगा, नाव पर नहीं लग रहा है, समझना। आगे हम लोग यही करेंगे कि नाव पे डायरेक्टली लगाएंगे, बट समझो कि नाव से एक बहुत पतला सा लेयर चिपक कर चल रहा है, वो उसी नाव को गीला कर चुका है, तो ये लेयर इसी के साथ चल रहा है, इसके नीचे वाला जो लेयर है वो इस लेयर पर लगा रहा है, मतलब नाव पर लगा रहा है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बहुत ही पतला सा लिक्विड का लेयर डाल दिया गया जिसका कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ इक्वल टू एल, इसको दे दिया गया है v नॉट वेलोसिटी। फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t। किसी टाइम t पर इस ब्लॉक का स्पीड बताना है कि कितना होगा। अब ये विस्कस फोर्स इसको स्लो डाउन करता रहेगा, और विस्कस फोर्स किधर लग रहा होगा? रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट में। जो फ्रिक्शन काम करता है वही ये कर रहा है। तो अब हमको इसका स्पीड निकालना है, निकालते हैं।
किसी इंस्टेंट पर अगर इसको देखें, अच्छा विस्कस फोर्स जो है वो वेरी कर रहा होगा, जैसे जैसे स्पीड चेंज होगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स चेंज होता जाएगा। किसी समय मान लो इसका स्पीड घटकर रह गया है v, तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू कितना है, dv/dy। अच्छा ये जो लिक्विड लेयर डाला गया इसका थिकनेस दिया हुआ है हम लोग को, ये थिकनेस d के बराबर है, बहुत पतला सा है, थिन लेयर है। d थिकनेस का, तो सबसे पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या लिखेंगे, देखो जो लेयर इससे कनेक्टेड है इस ब्लॉक से उसका स्पीड तो v है, और नीचे वाले लेयर का स्पीड कितना 0, इसका स्पीड v, इसका स्पीड 0, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक इस जरा से डिस्टेंस जाने पर v - 0 अपॉन यहाँ से यहाँ तक चेंज इन लेंथ कितने के बराबर है d। तो इस थिन लेयर में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आया, यहाँ का v था, यहाँ का 0, और ये गैप d के बराबर है, तो v/d। तो विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ईटा, एरिया कितना हो गया इसका, एरिया हो गया L², और dv/dy विस्कस फोर्स हम लोग लिखेंगे माइनस ईटा ए dv/dy होता है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो देखते हैं कितना आता है। डायरेक्शन हमको पता है, इधर ऑपोजिट में लग रहा है, विस्कस फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो ईटा एरिया हो गया L² के बराबर, और dv/dy का वैल्यू हो गया v/d। तो विस्कस फोर्स जो है वो तो v पर डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, ईटा L² v/md। अब यहां से चालू हो गया काइनेमैटिक्स, एक्सेलरेशन आ गया, स्पीड निकालना है किसी टाइम पर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते, कांस्टेंट नहीं है तो कैलकुलस यूज कर लेंगे। इसको लिखे dv/dt इक्वल्स टू माइनस ईटा L² v/md। माइनस इसलिए क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो dv/dt जो है वो नेगेटिव है। यहां तो हम लोग खाली मैग्नीट्यूड लिखे हुए थे, एक्सेलरेशन को लिखे dv/dt तो ये नेगेटिव होगा, स्पीड डिक्रीज कर रहा है। dv/v इज इक्वल्स टू माइनस ईटा L² अपॉन md इंटू dt। इंटीग्रेट कर लेते हैं। वेलोसिटी का लिमिट v0 से लेकर v तक, टाइम का लिमिट 0 से लेकर t तक। इसको इंटीग्रेट कर लिए तो ये आ जाएगा ln v फ्रॉम v0 टू v, और ये आ जाएगा माइनस ईटा L² अपॉन md इंटू टी। तो ln v/v0 इज इक्वल्स टू माइनस ईटा L² t अपॉन md। तो यहां से अपने पास स्पीड आ गया v इज इक्वल्स टू v0 e टू द पावर माइनस ईटा L² t अपॉन md। ये आ गया स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई पूछ लेगा किसी टाइम पर कितना एक्सेलरेशन है, तो ये स्पीड उठाकर यहां रख दो, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है,
लिक्विड का एक थिन लेयर यहां पर डाला हुआ है, और इस थिन लेयर का जो थिकनेस है वो d के बराबर है। थिकनेस ऑफ द लेयर इज इक्वल्स टू d। d इज वेरी स्मॉल, बहुत थिन लेयर है। एक ब्लॉक को यहां से क्यूबिकल ब्लॉक को रिलीज कर दिया। क्यूबिकल ब्लॉक साइड लेंथ L है। Block acquires a constant speed v after some time. Find v। यहां से रिलीज करने के कुछ देर के बाद ब्लॉक जो है एक कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर चुका है, तो हमको बोल रहा है कि बताओ वो कांस्टेंट स्पीड कितना होगा। अब जब ये यहां से नीचे गिर रहा है, mg sin थीटा इसको नीचे लेके जा रहा है, तो जैसे ये चालू होगा विस्कस फोर्स ऊपर लगने लगेगा। तो जिस समय ये कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर चुका है, मतलब इस मोमेंट पर नेट फोर्स जो है वो 0 हो चुका है। इधर से लग रहा है mg sin थीटा और इधर से विस्कस फोर्स लग रहा है। विस्कस फोर्स का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, तो स्पीड कांस्टेंट, तो F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। अभी विस्कस फोर्स कितना है, तो ईटा a का वैल्यू हो गया L स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इस लेयर का वेलोसिटी v के बराबर है, इसका 0, थिकनेस d है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट v बाई डी, दिस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो v आ गया mgd sin थीटा अपॉन ईटा L स्क्वायर। इतना स्पीड वो एक्वायर कर चुका होगा और फिर इस कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। हेडिंग डालेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ हम लोग को क्या बता रहा है? विस्कस फोर्स मतलब कितना लग रहा होगा किसी पर, ये डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पर। अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए तो भाई ये था कि लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर पर कितना लगा रहा है। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पूरा लिक्विड में डूबा हुआ है और वो लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, किसी भी फ्लूइड के अंदर, एयर, इनफैक्ट एयर भी वही चीज़ है। एयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। और किसी भी चीज़ के मेकिंग में, जैसे कार वार के कंस्ट्रक्शन में या किसी भी व्हीकल के कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पर स्पीड और एफिशिएंसी मैटर करता है, वहाँ पर उसका जो डिज़ाइन है, जिसको एरोडायनेमिक डिज़ाइन कहते हैं, वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि एयर उसके मोशन को रजिस्ट करेगा। कोई चीज़ मूव कर रहा है, एयर एक फ्लूइड है, वैसे ही कोई चीज़ पानी में या किसी भी लिक्विड में डूबा हुआ है और मूव कर रहा है, तो वो लिक्विड उसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है एक विस्कस फोर्स अप्लाई करके। अब वो विस्कस फोर्स कई बातों पर डिपेंड कर सकता है। उस बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है ना। अलग अलग शेप साइज के ऑब्जेक्ट के लिए ये फोर्स का एक्सप्रेशन पूरी तरह से अलग अलग बनेगा। स्टोक्स लॉ जो है यहाँ पर, वो हमको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है।
एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में पूरी तरह से डूबा हुआ हो और मूव कर रहा हो तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा, इसके बारे में स्टोक्स लॉ हम लोग को जानकारी दे रहा है। और स्टोक्स लॉ का कहना यह है, जैसे ये मान लो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। ये हर शेप के ऑब्जेक्ट का एक नया एक्सप्रेशन होता है। तो ये अगर v स्पीड से जा रहा है तो इस पर जो फोर्स लगता है विस्कस फोर्स, वो होगा, उसका वैल्यू है 6 पाई ईटा RV। डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द स्फीयर पर, डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द स्फीयर पर, एंड 6 पाई ईटा आर कांस्टेंट, ईटा वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यही है स्टोक्स लॉ। अब इसका यूज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात होता है और वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज है? देखो, जैसे जब बारिश हो रहा है ना, तो रेन ड्रॉप जो चालू हुआ है बहुत ऊपर से, बादलों से पानी निकला और हम तक पहुंचा। तो पहुंचने के प्रोसेस में वो ऐसा नहीं कि लगातार वहां से यहां तक एक्सेलरेट होते हुए आ रहा है। एक सर्टेन हाइट ऊपर वो एक ऐसा स्पीड गेन कर चुका है कि अब उसी कांस्टेंट स्पीड से वो रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है। मतलब हम लोग तक पहुंचने के बहुत पहले वो एक कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर चुका है और उसी कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। तुम बोलोगे कैसे? ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो उसको एक्सेलरेट कर रहा होगा। बिल्कुल ग्रेविटी है, लेकिन जब वो नीचे गिर रहा है इस फ्लूइड में, कौन सा फ्लूइड? एयर में। एयर में जब नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहा है। कौन कौन सा? एक तो बॉइंट फोर्स, एयर की वजह से बॉयंसी, जो कि नेग्लिजिबल होता है एयर के केस में, और दूसरा विस्कस फोर्स। तो ये दो फोर्स जो है ये mg को धीरे धीरे बैलेंस कर देता है, और जब बैलेंस कर देता है उसके बाद ड्रॉप का फर्दर एक्सेलरेशन बंद हो गया और वो उसी कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लगता है, जिसको कि हम लोग टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, जब रिलीज किया गया किसी लिक्विड में, है ना, ये किसी फ्लूइड के अंदर इसको छोड़ दिया गया,